अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। लिटरेचर लवर्स ने एक लाइन कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1922 में लिखी एक पोम ने पूरी दुनिया के पोट्री लवर्स का दिमाग हिला कर रख दिया था। हाय गाइस, आज हम बात कर रहे हैं टी एस एलियट की मास्टरपीस द वेस्टलैंड के बारे में। ये कोई नॉर्मल पोम नहीं है, ये 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा लिटरेरी पजल है। आज के वीडियो में हम इस पोम के बैकग्राउंड, इसके एडिटर के सीक्रेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पार्ट 1 यानी कि द बरियर ऑफ द डेड को एकदम आसान भाषा में डिकोड करेंगे। सो पेन और पेपर उठा लो, क्योंकि ये राइड थोड़ी क्रेजी होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं अबाउट द मैन हिमसेल्फ यानी कि टी.एस. एलियट के बारे में। इनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट और लाइफ टाइम है 1888 यानी कि 1888 टू 1965। ये सेंट लुइस मिसोरी यानी कि यूएसए में जन्मे थे और एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, और 1940 में इंग्लैंड चले आए और 1950 में इनकी शादी हुई विवियन हैगवुड के साथ और 1927 में ऑफिशियली एक ब्रिटिश सिटीजन बन गए। इनकी लाइफ जो है काफ़ी दिलचस्प थी। क्यों? क्योंकि दिन में ये एक बैंकर थे लॉयड्स बैंक इन लंदन, और रात में एक रिवोल्यूशनरी अवांत-गार्द पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक। अब ये जो पोम लिखी गई है वेस्टलैंड, ये इनके इंटेंस पर्सनल क्राइसिस वाले पीरियड में लिखी गई है। इस टाइम एलियट जो है वो खुद सफ़र कर रहे थे नर्वस एग्जॉशन यानी कि न्यूरोस्थेनिया से, और इनकी मैरिज विवियन के साथ काफ़ी अनहैप्पी और वोलेटाइल थी जिस टाइम इन्होंने ये पोम लिखी थी। अब उन्होंने इस पोम के कुछ पार्ट्स हीलिंग के दौरान, अपने इस नर्व एग्जॉशन के हीलिंग के दौरान मार्गेट एंड लजानिया में लिखी, स्विट्जरलैंड में। 1948 में इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला इनके मॉडर्न पोएट्री में योगदान के लिए। पहली बार ये पब्लिश हुई थी अक्टूबर 1922 में एलियट की ही लिटरेरी मैगजीन द क्राइटेरियन में, फिर यूएसए में द डायल मैगजीन में, और लास्ट में एक बुक की तरह पब्लिश हुई थी लियोनार्ड एंड वर्जीनिया वुल्फ के होगार्थ प्रेस के द्वारा। अब एलियट ने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी इसकी, वो 800 लाइन की थी। तो उन्होंने अपने ये मैन्युस्क्रिप्ट अपने दोस्त और फेलो पोएट एजरा पॉन्ड को भेजी, और एजरा पॉन्ड ने इसको कट डाउन किया 433 लाइन्स पे, जो आज हम पढ़ते हैं। अब उनके इस हेल्प के लिए एलियट ने उनको डेडिकेट किया है अपनी ये वेस्टलैंड पोम, और इसके लिए उन्होंने कोट लिया दांते के परगेटेरियो से, जो है इल मिग्लियोर फैब्रो यानी कि द बेटर क्राफ्ट्समैन। इसके स्ट्रक्चर, फॉर्म और मीटर को देखते हैं तो हमने अभी देखा कि 433 लाइन्स है, फ्री वर्स में है, ठीक है। और जो टेक्निक यूज़ की गई है वो है फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, पोलीफनी यानी कि मैनी वॉइसेस इन द पोम, और उसके साथ साथ ही मोन्टेज टेक्निक भी यूज़ की गई है। अब इसमें मीटर, वेरियस मीटर्स हैं, कहीं मीटर हैं कहीं नहीं है। तो इरेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर कहीं कहीं यूज़ किया गया है, और हमने जैसे देखा कि ये इट फ्रिक्वेंटली शिफ्ट्स इनटू डिफरेंट मीटर्स, अलग अलग मीटर्स में ये शिफ्ट करता है। कहीं जैस राइम है, कहीं नर्सरी राइम के तौर पे लिखा गया है, कहीं प्रोज के तौर पे, और ये सारे मिक्सचर ऑफ द फॉर्म मीटर्स क्या दिखाता है? द क्योर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके की थीम्स की बात करें तो स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, द फेलियर ऑफ लव है, द वेट ऑफ द हिस्ट्री, डेथ एंड रीबर्थ, और इंटरसेक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, स्पेशली क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। पब्लिकेशन हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। अक्टूबर 1922 में हमने देखा कि पहली बार एलियट के अपने लिटरेरी मैगजीन द क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ था, राइट। फिर उसके बाद अमेरिकन मैगजीन द डायल में नवंबर 1922 में, फिर दिसंबर 1922 में बुक फॉर्म में पब्लिश हुई थी बोनी एंड लिवराइट न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे पहली बार एलियट ने फुटनोट्स इंक्लूड किए थे, राइट। क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग पोम थी, 800 लाइन के थी, जिसको 433 में कर दिया गया लाइन में, तो और भी कंफ्यूजिंग हो गई, और ताकि रीडर्स अच्छे से समझ सके तो उसके लिए फुटनोट्स जो है एलियट ने इंक्लूड किया था। और लास्ट 1923 में ये पब्लिश हुई थी बुक फॉर्म में इन इंग्लैंड बाय लियोनार्ड एंड वर्जीनियाज वुल्फ होगार्थ प्रेस। ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टू द एपिग्राफ एंड डेडिकेशन। सो एपिग्राफ हम जानते हैं किसी भी वर्क के स्टार्ट में इसको इंक्लूड किया जाता है, और बेसिकली ये एक कह सकते हैं इट सेट द टोन ऑफ द वर्क। तो कहीं ना कहीं एपिग्राफ जो है वो बताता है कि आने वाली जो वर्क है, जिस 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 भी वर्क में इसको इंक्लूड किया गया है, कि उसका टोन क्या होगा, मूड क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा एपिग्राफ है ओरिजिनल। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, विच सेज, आई कोट, For I myself saw with my own eyes the Sibyl at Cumo hanging in a cage. And when the boy said to her, Sibyl, what do you want? She replied, I want to die. Unquote. और इसको लिया गया है पेट्रोनियस के सेट्राइकन के वर्क से। डेडिकेशन हमने देखा है कि ये एजरा पॉन्ड को डेडिकेट किया है, और उनको उनको डेडिकेट करते हुए क्या लाइन यूज़ की है? इल मिग्लियोर फैब्रो, जो कि दांते के परगेटोरियो से लिया गया है, और दांते ने इस कोट को यूज़ किया था अपने वर्क में टू प्रेज द टॉर्बिडोर पोर्ट और नॉट डेनियल, ठीक है। तो ऑनर डेनियल के की तारीफ करते हुए दांते ने इसको यूज़ किया था। अब इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो 5 सेक्शन में ये पोम डिवाइडेड है, जिसमें पहला है द बरियल ऑफ द डेड, जो कि 76 लाइन की है। सेकंड, अ गेम ऑफ चेस, 96 लाइन्स। तीसरा, द फायर सर्मन, 139 लाइन्स, और ये लॉन्गेस्ट सेक्शन है। चौथा हमारा डेथ बाय वाटर,
और ये सिर्फ 10 लाइन की है, शॉर्टेस्ट है। और लास्ट है हमारा व्हाट द थंडर सेड, और ये है 112 लाइन्स की, 112। तो शॉर्टेस्ट सेक्शन हमने देखा डेथ बाय वाटर है, और ये लिरिकल इंटरल्यूड की तरह काम करता है। और स्टार्क मोमेंटो मोरी, ठीक है, जो कि मोमेंटो मोरी मीन्स रिमेंबर यू विल डाई, राइट। और फोकस्ड है किस पे, तो ड्राउन फिनिशियन सीलर फ्लेवर्स पे। लॉन्गेस्ट सेक्शन है पार्ट थर्ड यानी कि द फायर सर्मन, और ये एक्ट करता है एज अ फिलोसॉफिकल एंड इमोशनल क्लाइमेक्स ऑफ द पोम क्रिटिक ऑफ मॉडर्न लाइफ, और डीपली डाइव करता है इनटू द थीम्स ऑफ मैकेनिकल लस्ट, स्पिरिचुअल डीके एंड द नीड फॉर एस्थेटिक प्यूरिफिकेशन। ओके, अब हम देखते हैं इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि एलियट इस पोम के थ्रू आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो इस पोम की ओपनिंग लाइन जो है बहुत ही फेमस है, राइट। एंड इट सेज, April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, starring dull roads with spring rain. ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू जो एलिट है वो स्प्रिंग को एक टाइम ऑफ जॉयफुल रिबर्थ की तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको पेनफुल, उनको ये जो रिबर्थ है स्प्रिंग का वो पेनफुल लग रहा है। विंटर जो है वो कंफर्टेबल होता है उनके लिए, बिकॉज जो वेस्ट है वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उनके लिए जो समर है वो काफ़ी नरिशिंग, काफ़ी वी कैन से कंफर्टेबल और सूदिंग होता है, ठीक है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके कॉन्टेक्स्ट में, वेस्टर्न लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो विंटर क्या है, कंफर्टेबल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब कुछ बिकॉज इट कीप एवरीथिंग नाम एंड फॉरगेटन अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो। स्प्रिंग क्या करता है, फोर्स करता है कि लाइफ जो है वो, वी नो दैट स्प्रिंग इज अ सीजन ऑफ बर्थ। हर चीज़ क्या होती है, एक नई स्टार्टिंग होती है, पत्तों सॉरी पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, कलियाँ आती हैं, फल आते हैं, राइट। तो सब पूरा नेचर जो है वो रिवाइव होता रहता है, रेनोवेट होता रहता है। उसी तरह तो वही कह रहा है यहाँ पे कि स्प्रिंग जो है वो फोर्स करता है लाइफ को टू वेक अप, ब्रिंगिंग बैक पेनफुल मेमोरीज एंड अनफुलफिल्ड डिजायर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी पेनफुल मेमोरीज है वो वापस ला रहा है, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो स्प्रिंग के थ्रू क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इस वजह से जो यहाँ पे स्प्रिंग है, जो अप्रैल का मंथ है, वो काफ़ी पेनफुल है अकॉर्डिंग टू द एलियट। अब ये क्या है, इस लाइन को, जो ओपनिंग लाइन है, इसको इसको सबवर्ट किया गया है। आपने चौसर की कैंटरबरी टेल्स का फर्स्ट लाइन आपको अगर याद हो तो इट सेज कि अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ, राइट। तो इसको यहाँ पे एलियट ने सबवर्ट किया है, और इसको क्या है, और इसको बताया कि एक स्पिरिचुअली डेड सोसाइटी के लिए जो रीजनरेशन है वो कितना पेनफुल हो सकता है, ठीक है। तो पीपल क्या है, वो प्रेफर करते हैं इमोशनल नमनेस ऑफ विंटर टू द वल्नरेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग, कि उनको नहीं चाहिए कि स्प्रिंग के थ्रू जो नई लाइफ वापस आ रही है, जो उनके पेनफुल मेमोरीज को भी कहीं ना कहीं साथ में वापस ला रही है, तो उनको ये नहीं चाहिए। वो क्या है, तो वो कंफर्टेबल रहना चाहते हैं इन देयर पेन। वो भूल चुके हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि विंटर में जो स्नो है उसके नीचे जो सारी जो मेमोरीज हैं, जो पेनफुल मेमोरीज वो दब गई हैं। अब स्प्रिंग वापस से रिबर्थ रिजनरेशन करेगा तो वो वापस से स्प्राउट होंगी। तो ये जो है लोगों को सोसाइटी में, जो कि स्पिरिचुअली डेड सोसाइटी है, उसको ये सब नहीं चाहिए। So next line it says, winter kept us warm, covering earth in a forgetful snow, feeding a little life with dry tubers. यानी कि विंटर को पैराडॉक्सिकली प्रोटेक्टिव और वार्म दिखाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो स्नो है वो अलाउ करे पीपल कि उनकी जो दुख है वो उसको भूल जाए। वो सर्वाइव कर रहा है मिनिमल एनर्जी पे। मिनिमल एनर्जी यहाँ पे ड्राई ट्यूबर्स है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, कंटेंट विद स्टैग्नेशन। तो उनको नहीं चाहिए रिबर्थ, दे कंफर्टेबल विद द स्नो हाइडिंग देयर पेन्स, राइट। उनको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो उनके दर्द को, उनकी जो मेमोरीज है पेनफुल, उसको वापस से लेके आए। अब नेक्स्ट क्या है, द मोनोलॉग ऑफ मैरी। सो एक पॉइंट टू बी रिमेंबर इज दैट कि इस पोम में, एंटायर पोम में बहुत सारे एल्यूजन्स यूज किए हैं। जो पहले हमने अभी देखा, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, जो कि कैंटरबरी टेल्स जो है चौसर का वर्क, उसका ओपनिंग लाइन का सबवर्जन है। सिमिलरली बहुत सारे एल्यूजन्स भरे पड़े हैं इस पोम में। तो जैसे जैसे हम लाइन्स पढ़ेंगे, हम एल्यूजन्स को भी डिस्कस करेंगे, और उस एल्यूजन को एलियट ने किस तौर पर यूज किया अपने पोम में, उसको भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्टैनबर्ग जर्सी with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. ठीक है, अब जो है ये शिफ्ट कर रहा है, एक फ्रेगमेंटेड मेमोरी है वेल्दी स्पीकर की। मीन्स हमने देखा ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, तो वो क्या है, तो एक वेल्दी स्पीकर है, उसकी फ्रेगमेंटेड मेमोरी यहाँ पे बताई गई है। वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया में, और स्टैंगबर्नची जो है एक लेक है म्यूनिश के आसपास, और हॉफगार्टन जो है एक पब्लिक पार्क है, ठीक है। तो मारी नाम की एक वेल्दी स्पीकर है जो कि ट्रैवल कर रही है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और उसने 2 प्लेसेज यानी कि स्टैंगबर्नची और हॉफगार्टन का जिक्र किया है, ठीक है। Illustrators from the real life collections of Countess Mary Laschet, a cousin of the Austrian Empress. और ये जो मैरी है, जो कि ये जो बोल रही है, वो असल में काउंट मैरी लैसिच है,
जो कि कज़न है ऑस्ट्रियन एम्प्रेस का। और ये रिप्रेजेंट करता है सुपरफिशियल रूटलेस लाइव्स ऑफ द यूरोपियन एस्ट्रोक्रेसी बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट, पासिंग द टाइम विद आइडल कॉफी चैट, कंप्लीटली ब्लाइंड टू द इम्पेंडिंग कोलैप्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो लाइन है वो क्या दिखाती है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले यूरोपियन एस्ट्रोक्रेसी जो है उनकी लाइफस्टाइल कैसी सुपरफिशियल थी, रूटलेस थी, ठीक है। और वो अपने टाइम कैसे पास कर रहे हैं, तो फालतू का कॉफ़ी चैट कर रहे हैं, द कॉफ़ी पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और पूरी तरह से ब्लाइंड है कि कैसे वर्ल्ड जो है वो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। इन सब से बेफिक्र वो आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है बिंगर किंसन रशन स्टैम आर्सलॉटिन एच ड्यूश। मीन्स ये जर्मन लाइन है और इसका ट्रांसलेशन है कि आई एम नो रशियन, आई कम फ्रॉम लिथुआनिया, ट्रू जर्मन, ठीक है। तो वो मारे जो बता रहे हैं कि मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लिथुआनिया यानी कि इनसे आई हूँ, मैं जर्मन हूँ, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि शिफ्टिंग नेशनल आइडेंटिटीज एंड एथनिक एंग्जाइटीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी सेंट्रल यूरोप। तो ये नेशनल शिफ्टिंग नेशनल आइडेंटिटीज को दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारी क्या बोल रही है, एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्कड्यूक्स माय कजन्स ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड एंड आई वाज फ्राइटेंड, ही सेड मारी मारी hold on tight, and down we went in the mountains. There you feel free. I read much of the night and go south in the winter. तो मेमोरी मारिक क्या है, वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल कर रही है, जहाँ पे वो अपने कज़न के साथ बता रही है कि उसका जो कज़न है वो उसको लेके जाता है स्लेडिंग के लिए, जहाँ पे वो काफ़ी थ्रिल्ड और फ्री महसूस करती है। लेकिन वो बचपन की बात है ये। अब जब वो एडल्ट हो गई है, उसकी लाइफ एम्प्टी हो गई है, शी सफर्स फ्रॉम इंसोमानिया, ठीक है। रीड मच ऑफ द लाइट मीन्स अब वो रात में क्या हो रही है, उसको नींद नहीं आ रही, तो रात भर क्या करिए वो पढ़ रही है। एंड माइग्रेट्स एमलेसली टू वार्मर क्लाइमेट्स को साउथ इन द विंटर। अब उसके अंदर क्या एंग्जाइटी है, उस इंसोमानिया है, तो क्या हो रहा है कि वो रात में सो नहीं पा रही अच्छे से, और जो विंटर में है वो वार्मर क्लाइमेट्स में जाती है, वहाँ एमलेसली माइग्रेट करें, मतलब कुछ एम नहीं है, बस यूं ही चल दिया। द फिजिकल डिसेंट ऑफ द स्लेड फॉर शैडोज द पॉलिटिकल एंड मोरल डाउनफॉल ऑफ यूरोपियन नोबिलिटी, ठीक है। तो जो स्लेडिंग है ऐसे फिसलना नीचे की तरफ, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूरोपियन नोबिलिटी की मोरल डाउनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल फ्रीडम इज रेलिगेटेड टू द पास्ट। अब रियल फ्रीडम जो है वो पास्ट की बात हो गई है। प्रेजेंट क्या है, तो जस्ट रेस्टलेस स्केप। और ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ, तो वो जो वार्मर क्लाइमेट्स में चले जाती है विंटर्स में, दैट रिप्रेजेंट्स द स्केप। वो किसी तरह अपना जो प्रेजेंट है उसको स्केप करना चाहती है, उसको डील नहीं करना चाहती, उसको फेस नहीं करना चाहती। नेक्स्ट आता है द प्रॉफिट्स वार्निंग, ठीक है। इट सेज व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो out of the stony rubbish, son of man, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images, where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. अब मैरी की जो चाइल्डहुड मेमोरी है उससे डायरेक्टली शिफ्ट कहाँ हो जा रहा है, तो एक प्रोफेटिक टोन में, जो कि डायरेक्ट रीडर को और मॉडर्न ह्यूमैनिटी को एड्रेस कर रहा है। मॉडर्न वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया गया एक बैरन डेजर्ट की तरह, जो कि भरी पड़ी है स्टोनी रबिश से और ब्रोकन इमेजेस से। अब यहाँ पर जो जो आवाज़ आ रही है, जो एड्रेसिंग हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, तो वो एड्रेसिंग है एजिकल के द्वारा, ठीक है। और ये सन ऑफ मैन जो डायरेक्ट रेफरेंस है बिब्लिकल बुक ऑफ एजिकल 2:1, जहाँ पे गॉड एड्रेस करते हैं एजिकल को एज ए प्रॉफिट ऑफ फेथलेस रूंड इजराइल, ठीक है। तो उस वहाँ पे वो रूंड इजराइल को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। यहाँ पे जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो कि है जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो कि एक कह सकते हैं बैरन डेजर्ट बन चुका है, उसको एड्रेस कर रही है एज अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, राइट। और इसकी जो आखिरी लाइन है वो बहुत ही गूज़बम्प देने वाली है, जो कहते हैं आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, राइट। मीन्स वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि कैसे बिना स्पिरिचुअलिटी के हमारी जो स्टेटस है, हमारा जो रुतबा है, वो क्या है, धूल बराबर है, राइट। हैंडफुल ऑफ डस्ट, that shows in the next line, right? Only there is a shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I'll show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I'll show you few a handful of dust. वो कह रहा है कि आओ इस रेड रॉक के नीचे आओ, इस रेड रॉक के शैडो के अंदर आओ, और मैं तुमको कुछ अलग दिखाऊंगा। मैं तुम्हें वो वाली शैडो नहीं दिखाऊंगा जो सुबह तुम्हारे पीछे होती है या शाम को तुम्हारे साथ होती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट, वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो हमें हमारा रुतबा, हमारी औकात दिखा रहा है कि अगर स्पिरिचुअली बैरन है हम, तो हमारी औकात क्या है, धूल बराबर है, राइट। दैट इज अल्टीमेट डिस्टिलेशन ऑफ ह्यूमन मोर्टैलिटी एंड स्पिरिचुअल वॉइड, वी आर नथिंग बट डस्ट, एंड विदाउट स्पिरिचुअल पर्पस द रियलाइजेशन इज टेरिफाइंग, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी इस पार्ट में हियासिंथ गर्ल। फ्रिश वेन डर विन डर हैमेड सो मेन रिस्ट्रिक्ट्स काइंड हु विल इज डू। सो ये अगेन जर्मन में है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि टोटल 5 लैंग्वेजेस जो हैं टी.एस. एलियट ने यूज़ किया है इस वर्क में। तो हमने अभी 2 रेफरेंसेस देखे, जो मारी ने पहले बोला और अभी जो हियासिंथ गर्ल बोल रही है, दे बोथ आर इन जर्मन, राइट। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, व्हाट डज इट मीन। फ्रेश ब्लोज द विंड टू द होमलैंड, माय आयरिश चाइल्ड वेयर टू लिंगर।
दिस इज अ कोट। अब ये कोट कहाँ से है? तो रिचर्ड वैगनर के ओपेरा ट्रिस्टेंट एंड आइसोलेट से है, जो कि यंग सेलर जो है वो गाता है। ये सेट करता है एक मूड ऑफ रोमांटिक यर्निंग, लव एंड इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, तो ये एक रोमांटिक जो है वो सेट। अब हियासिंथ गर्ल्स को क्या बोल रही है कि यू गेव मी हियासिंथ फर्स्ट अ ईयर अगो, दे कॉल मी द हियासिंथ गर्ल, कि तुमने मुझे पिछले साल जो हियासिंथ दिया था उसकी वजह से लोग मुझे अब हियासिंथ गर्ल कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल स्पीकर रिकॉल्स अ मोमेंट ऑफ पास्ट रोमांस, तो उसको पास्ट रोमांस की याद आ रही है, वेयर शी वाज एसोसिएटेड विद हियासिंथ, जो हियासिंथ के साथ शी वाज बीइंग एसोसिएटेड व्हिच सिंबलाइज रीबर्थ, फर्टिलिटी एंड डिजायर। राइट, अब आ रहा मेल नैरेटर, तो वो जिस लड़के से बात कर रही है कि तुमने मुझे हियासिंथ दिया, तो अब वो क्या जवाब दे रहा है? Yet when we came back late from the Hyacinth garden, your arms full and your weight, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence. ठीक है, अब मेन नैरेटर को याद आ रहा है कि जब वो गार्डन से वापस आ रहे थे तो क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पैशनेट क्लाइमेक्स जो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या बता रहा है वो लड़का क्या कहता है कि वो कहता है कि जब हम गार्डन से वापस आ रहे थे तो तुम्हारे जो आर्म्स हैं वो फ्लावर से भरी पड़ी थी, तुम्हारे जो बाल हैं वो गीले थे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। आई वाज नीदर लिविंग नॉट डेड एंड आई न्यू नथिंग। तो ये दिखा रहा है कि मॉडर्न इंसान जो है प्यार और इमोशंस के मामले में कितना पैरालाइज्ड हो चुका है। राइट, सो कंप्लीट इमोशनल एंड फिजिकल पैरालिसिस। ही इज ब्लाइंडेड बाय द हार्ट ऑफ लाइट एंड कंज्यूम्ड बाय टोटल साइलेंस। राइट, तो उसके सामने जब प्योर लव आ रहा है तो ब्लैंक हो जा रहा है, और इस सिचुएशन में वो ना ही जिंदा फील कर रहा है ना ही मरा हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है? तो फेल्ड ह्यूमन कनेक्शन को दिखा रहा है। नेक्स्ट लाइन है तुम्हारा, ओवर्ड अंडर लीज्ड आर्मेर। इसका मतलब है डेसोलेट एंड एम्प्टी इज द सी। अब ये फिर अनदर इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रॉम द वैगनर्स ट्रिस्टन एंड आइसोलेट। ठीक है, ये ओपेरा है रिचर्ड वैगनर का, वहां से अगेन ये लाइन ली गई है। इट इज डिलीवर्ड बाय वॉचमैन लुकिंग फॉर आइसोलेट शिप। और ये लाइन कौन बोलता है? तो एक वॉचमैन बोलता है जो कि आइसोलेट की आइसोल्ड की शिप का वेट कर रहा होता है। द एम्प्टी सी मीन्स शी इज नॉट कमिंग एंड ट्रिस्टन विल डाई अलोन। ठीक है, तो एम्प्टी सी का क्या मतलब है कि जो जिसके लिए वेट कर रहा है आइसोलेट के लिए, तो आइसोलेट क्या है वो नहीं आ रही है, और ट्रिस्टन को क्या करना होगा, आप अकेले मर जाएगा। इट अंडरस्कोर्स द टोटल फेलियर ऑफ लव एंड होप। तो ये लव और होप की फेलियर को दिखाता है। और अंशु को चीकू को ले आओगे, स्कूल देखा आपने? चीकू को ले आओगे? हम्म? सीधे चलते जाना, कर्नल पब्लिक स्कूल। देखो, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अभी आधा से ज़्यादा बाकी है, फिर फ्लो टूट जाएगा। हाँ, वो आपको देख लेगा तो समझ आएगा, वो अंशु चीकू खुद ही बोलेगा। गौरव भैया, मैं आपको ना पैसे दे देती हूँ, पैसे देखो कैसे जाओगे मैं बताता हूँ। पहले वहाँ गए, क्योंकि मैं बता रही विडम्बना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? को अंग्रेजी में
विडंबना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेक्स्ट है हमारी द मैडम सुसोस्त्रिस, ठीक है? तो इसकी द लाइन सेज मैडम सुसोस्त्रिस फेमस क्लेयरवॉयंट हैड अ बैड कोल्ड, नेवरदलेस शी इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है? तो मैडम सुसोस्त्रिस क्या है? तो एक फॉर्च्यून टेलर है। फॉर्च्यून टेलर जो कि बताती है कि फ्यूचर में क्या होगा, वो कार्ड्स देख के उनके पास एक विकेट पैक ऑफ कार्ड्स हैं। उनको बुरी तरह से सर्दी हो रखी है, लेकिन इसके बावजूद शी इज़ नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन द यूरोप, मतलब यूरोप की सबसे वाइजेस्ट वुमन है, ठीक है? और ये जो है क्या बताता है, तो वही कि फ्यूचर टेलर है वो, फॉर्च्यून टेलर है। और ये जो नेम है मैडम सुसोस्त्रिस वो बोरो किया गया है अडॉक्स हसले के नॉवेल क्रोम येलो से, जहाँ पे अ मैन ड्रेसेस अप एज अ फेक फीमेल फॉर्च्यून टेलर नेम्ड मैडम सुसोस्त्रिस। तो जो एडल्ट हक्सले की जो बुक है उसमें एक मैन ड्रेसअप हो जाता है फीमेल फॉर्च्यून टेलर के तौर पे, और उसका नाम वहाँ पे रहता है मैडम सिसोस्त्रिस, ठीक है? राइट? तो ये क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसने ट्रेडिशनल रिलीजन और हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ को छोड़ दिया है, और इसके बदले वो क्या कर रहे हैं, तो चीप सुपरस्टिशियस कमर्शियल ऑक्टलिज्म या लाइक टेरर रीडिंग, बस अब उन्होंने उनके स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के और इस तरह की चीप फॉर्च्यून टेलिंग पे अब वो क्या है, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो विश्वास कर रही है, ऐसा इलियट दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मैडम सुसस्त्रिस जो है, जो कि हमने देखा कि फॉर्च्यून टेलर है, तो वो क्या बता रही हैं? हियर सेट शी इज अ कार्ड द ड्राउन्ड फिनिशियन सेलर, दोज आर पोल्स दैट वर हिज आईज, लुक। ये फिनिशियन सेलर के बारे में बता रहा है। उनके पास जो कार्ड है उसपे फिनिशियन सेलर है, ठीक है? वो जो कार्ड ड्रॉ करे उस पे फिनिशियन सेलर का इमेज है। तो ये रेफरेंस है किसका? तो एंशिएंट फर्टिलिटी कल्ट्स का, जहाँ पे गॉड जो है एक वेयर एन एफिसी ऑफ अ गॉड वाज थ्रोन इनटू द सी टू गारंटी अ गुड हार्वेस्ट डेथ लीडिंग टू रीबर्थ। जहाँ पे ये मानना था कि किसी इंसान को समंदर में फेंक देने से क्या होगी, तो अच्छी फसल होगी, यानी कि डेथ लीडिंग टू रीबर्थ, ठीक है? तो वो चीज़ जो है यहाँ पे मैडम सोसोस्त्रिस बता रही है। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। तो ये कोट कहाँ से है? तो शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट से है, जहाँ एरियल जो है वो गाना गाता है, उसमें ये कोट आता है, ठीक है? तो उस प्ले में क्या होता है कि डूबने के बाद क्या होता है, मैजिकल ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एलियट अपना सेंट्रल थीम जो है पोम का वो बताते हैं, ऑफ सेल्वेशन थ्रू ड्राउनिंग वाटर विच मॉडर्न मैन फियर्स, कि सेल्वेशन तभी मिलेगी जब आप ड्राउन करोगे, लेकिन जो मॉडर्न मैन है वो डूबना नहीं चाहता। नेक्स्ट है हियर इज बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है बेलाडोना, जिसको लेडी ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है एंड द लेडी ऑफ सिचुएशंस भी कहा जाता है। अब बेलाडोना जो है इसका मतलब है क्या? ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है? बट इट इज ऑल्सो अ डेडली पॉइजन, नाइट शेड। खूबसूरत है लेकिन एक डेडली पॉइजन भी है। द लेडी ऑफ रॉक्स इवोक्स लियोनार्डो द विंचीज पेंटिंग वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ठीक है? तो ये किसको रेफरेंस कर रहा है? तो लियोनार्डो द विंची की वर्क वर्जिन ऑफ द रॉक्स को। However, she is reduced to the lady of situations, symbolizing the manipulative, neurotic, and purely transactional nature of modern women and relationship. ठीक? तो यहाँ पे बेलाडोना है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? मॉडर्न मैनिपुलेटिव विमेन को, ठीक है? जो कि मैनिपुलेटिव होने के साथ साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ट्रांजैक्शनल है इन नेचर, ठीक है? इसलिए उसको लेडी ऑफ रॉक्स ना कह के लेडी ऑफ रॉक्स के साथ साथ लेडी ऑफ सिचुएशंस भी बताया गया है। नेक्स्ट है हियर इज द मैन विथ थ्री स्टेव्स एंड हियर द wheel, and here is the one-eyed merchant, and this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man fear death by water. ठीक है? तो fear death by water जो है वो आपका फोर्थ सेक्शन भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन्स हैं वो आपके फॉरशेडोइंग है आपके फोर्थ सेक्शन का, ठीक है? तो ये सब क्या हो रहा है कि ये जो मैडम सुसोस्त्रिस है वो जो है कार्ड दिख रही है, ठीक है? तो उसमें उसको क्या मिल रहा है? तो पहले कार्ड में उसको मैन मिल रहा है विथ थ्री स्टेव्स, फिर व्हील मिल रहा है, फिर उसको मिल रहा है क्या? तो वन आई मर्चेंट, ठीक है? और फिर एक और कार्ड मिल रहा है जो कि ब्लैंक है, ठीक है? इज समथिंग ही कैरीज ऑन द बैक। तो व्हील जो क्या है? द व्हील इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द ब्लैंक कार्ड रिप्रेजेंट्स द अननोन और द स्पिरिचुअल वाइड। तो व्हील उस रिप्रेजेंट कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, और ब्लैंक कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअल वाइड को, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखना है कि जो द हैंग्ड मैन है ना, यहाँ पे द हैंग्ड मैन वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ सेक्रीफाइस को एंड स्पिरिचुअल रिवर्थ को। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक रेफरेंस है किसका? तो क्रूसिफाइड क्राइस्ट का। और चूंकि जो मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे लिखा है ना, आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन,
राइट। तो जो मैडम सुसुस्त्रिस है उसको हैंगमैन नहीं दिख रहा, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं दिख रहा उसको, एक ऐसा इंसान नहीं दिख रहा जो ह्यूमैनिटी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करे। ठीक है, तो कह रही है कि मॉडर्न सोसाइटी लाइक्स द हैंगमैन, इट कैन नॉट अचीव रीबर्थ। ठीक है, तो रीबर्थ नहीं हो सकता। अ वार्निंग टू फियर डेथ बाय वाटर इज डीपली आयरनिक। अब वो एक और वार्निंग दे रही है कि फियर डेथ बाय वाटर, ठीक है, कि वाटर से है जो है वो मौत हो सकती है। तो इससे पहले हमने फ्लेशियन सेलर वाला myth देखा था जिसके अकॉर्डिंग इंसान को सी में फेंका जाता था, विच इंश्योर्स हार्वेस्ट, राइट। तो वहाँ पे डेथ जो है वो ला रहा है रीबर्थ को। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है कि मॉडर्न सेकुलर ह्यूमन जो है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं। ठीक है, लेकिन यही वो फियर है जो उनकी जान बचा सकता है। ठीक है, तो वो ये जो है वो इंसान, जो ह्यूमैनिटी है, जो सोसाइटी है, उसके बारे में बता रही है कि जो इंसान है वाटर से उनको लगता है कि डूब के मर जाएंगे, बट वाटर जो है वो रीबर्थ का सिंबल है। तो डूबने के बाद ही रीबर्थ स्टार्ट होगा। लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो डूबने को ही तैयार नहीं है, यानी कि वो स्पिरिचुअलिटी में जाने को ही तैयार नहीं है, जबकि इट इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द वाइडनेस, टू द पेन्स एंड मिजरीज ऑफ द era or the life. I see I see crowds of people walking around in a ring. Thank you. If you see dear Mrs. Equitone, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. तो क्राउड्स वॉकिंग अराउंड इन अ रिंग रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी ट्रैप्ड इन अ मीनिंगलेस साइक्लिकल एग्जिस्टेंस। मीन्स जो हमारी लाइफ है जो कि मीनिंगलेस और साइक्लिकल है, मतलब मंडेन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्राउड्स वॉकिंग अराउंड इन अ रिंग। अब ये सेक्शन जो है एंड हो रहा है, जो मैडम सुसस्त्रिस का जो सेक्शन है वो एंड हो रहा है विद मंडेन गॉसिप। मिसेस इक्यूटोन के बारे में है ये, और ये हाईलाइट करता है कैसे मिस्ट्रीज ऑफ फेट हैव बीन रिड्यूस्ड टू पार्लर गेम्स एंड सोशल पैरोनिया। ठीक है, तो वो बता रहे हैं ना इसमें कि कैसे तो मैडम सुसस्त्रिस बोल रही है कि ये जो मिसेस इक्यूटोन को बताना कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, कि उनका जो होरोस्कोप है वो मैं खुद लेके आई हूँ। मीन्स देयर इज समथिंग दैट पीपल आर अफ्रेड टू शेयर विद अदर्स। तो वो होरोस्कोप में उसकी वो सारी चीज़ें रिवील हो सकती है जिसका डर है मिसेस इक्यूटोन को। तो वो मैडम सुसोस्त्रिस कह रही है कि उनको बताओ कि टेंशन की बात नहीं है, मैं खुद लेके आ रही हूँ, ताकि किसी और को उनके जो होरोस्कोप में चीज़ें हैं उनके बारे में पता नहीं चलेगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और द अनरियल सिटी यानी कि लंदन, राइट। Unreal City, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge. So many, I had not thought death had undone so many. Undone so many. ठीक है, अब ये एक तरह से हम कह सकते हैं इस पार्ट का क्लाइमेक्स है। अनरियल सिटी यानी कि लंदन। तो एलियट अब हमें लंदन ले आते हैं। यहाँ एलियट जो अनरियल सिटी है वो डिराइव किया है इसको चार्ल्स बॉटले की पोम पेरिस से। ठीक है, डिपिक्टिंग द घोस्ट लाइक एलिनेशन ऑफ मॉडर्न सिटीज़, कि कैसे मॉडर्न सिटीज़ में जो है एलिनेशन मीन्स सब कुछ जो है अनजाना सा लगता है, राइट। तो उस चीज़ को यहाँ पे लंदन के लिए यूज़ किया है टी.एस. एलियट ने। ठीक है, तो इसको अनजाना सा एलिनेशन ऐसा क्यों लग रहा है लंदन में? बिकॉज इट इज़ ड्रेप्ड इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन दैट इज़ ब्राउन फॉग, कि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है कि हर तरफ ब्राउन फॉग है, मीन स्मोक्स हैं, धुआं है। अ मैसिव क्राउड ऑफ कम्यूटेटर्स वॉक अक्रॉस लंदन ब्रिज टू वर्क, और इतना ज़्यादा जो लोगों का है वो ये बढ़ गया है कि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इतना अर्बनाइजेशन हो गया है कि लोगों को अब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ यही है कि उनको अपने काम से मतलब है। तो वो लंदन पे क्या हो रहा है, लोग क्या है लंदन ब्रिज से होकर अपने अपने काम पे जा रहे हैं। तो ये अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखा रहा है, और कैसे इन दोनों की कंसिक्वेंसेस के तौर पे जो है एलिनेशन डेवलप हुआ है इन द सोसाइटी, वो यहाँ पे एलियट जो है वो बताना चाह रहे हैं। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैज हैड अनडन सो मैनी। ये कोट है हमारा दांते के इन्फर्नो कैंटो 3 से। तो दांते के हेल में जो सोल है, जो कि अपॉर्चुनिस्ट है, उनकी सोल है, दोज हु लिव्ड विदाउट मेकिंग अ मोरल चॉइस ईदर गुड और इवल, रिजेक्टेड बाय बोथ हेवन एंड हेल। तो उसमें क्या होता है दांते के इन्फर्नो में कि और जो अपॉर्चुनिस्ट है, जिन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, उनको ना है तो हेल में जगह मिल रही है ना हेवन में, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो उसमें कभी मोरल चॉइस लिया ही नहीं, मोरल चॉइस ऑप्ट किया ही नहीं। ठीक है, सो ये यही कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो सुबह ऑफिस जा रहे हैं लंदन ब्रिज से होके, वो नॉर्मल वर्कर्स नहीं है, उनको कंपेयर कर रहा है एलियट किससे, तो उन अपॉर्चुनिस्ट से जो दांते के वर्क्स में मेंशन है, उन अपॉर्चुनिस्ट से उसको कंपेयर कर रहा है कि वो भी वैसे ही लोग हैं जो बिना किसी मॉरल चॉइस के जी रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअली डेड हैं, जिंदा लाशें हैं। ठीक है, तभी अब क्या हो रहा है, जा रहा है उसी भीड़ में नैरेटर को अपना एक पुराना दोस्त दिखता है। ठीक है,
अब क्या है, साइज शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट were excelled, and each man fixed his eyes before his feet, flowed up the hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9. ठीक है, तो अगेन हमारे दांते के इन्फर्नो से ये रेफरेंस लिया गया है, शायद शॉर्ट एंड इनफ्रिक्वेंट, डिस्क्राइबिंग लिम्बो वेयर वेरियस पेजन रिसाइड विदाउट होप ऑफ सेल्वेशन। ठीक है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, दांते के इन्फर्नो से। अब सेंट मेरी वुलनोथ का जिक्र हो रहा है, जो कि एक रियल चर्च है लंदन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। द डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ टाइम, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द वर्क डे, की दिन की शुरुआत हो गई है। ठीक है, ऑफिस नॉर्मली लोग 9 बजे जाते हैं, तो वो जो स्ट्राइक कर रहा है 9 चर्च में, चर्च के क्लॉक में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। बट स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो इट रिकॉल्स द आवर ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन। ठीक है, तो क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। द चर्च बेल नो लॉन्गर कॉल्स पीपल टू गॉड, इट मैनेजेस देयर कैपिटलिस्ट रूटीन्स। ठीक है, तो ये चर्च का जो क्लॉक है वो अब क्या है, लोगों को ये नहीं बता रहा है कि हाँ टाइम हो गया आपको चर्च जाना है, बल्कि लोग उस वॉल को यूज़ कर रहे हैं अपने कैपिटलिस्ट रूटीन के लिए, मीन्स ऑफिस जाने के लिए। मीन्स उस टाइम जैसे ही उस वॉल में 9 बजता है, लोगों को लोग उसको किससे रिलेट करें कि ओके अब ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, या फिर ऑफिस में काम करने की शुरुआत अब कर देनी चाहिए, राइट। There I saw one I knew and stopped him crying, Seston, who were with me in the ships at Malay. अब इसी भीड़ में जो जा रहे हैं लंदन ब्रिज से होके अपने वर्क के लिए, उसी भीड़ में नैरेटर को अपना पुराना दोस्त स्टेस्टन मिलता है। ठीक है, तो स्टेस्टन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अमेरिकन ब्रिटिश नेम है जो कि काफ़ी बिजनेस एसोसिएटेड है। और साथ ही वो चिल्लाता है कि सेस्टन, और ये भी कहता है कि याद है तुम्हें कि हम जो है मलय का जो बैटल हुआ था उसको हमने साथ में लड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलियट है वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न लंदन बिजनेसमैन को एक एंशियंट नेवल बैटल से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर ज़माने में और की जो जंग होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल वॉर हो या फिर फिजिकल वॉर हो, तबाही क्या होती है, लगभग सेम होती है। ठीक है, अब नैरेटर जो है ठीक है, द कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन, हैज इट बिगन टू स्प्राउट, विल इट ब्लूम दिस ईयर, और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्स इट्स बेड। अब यहाँ पे स्टेस्टन को वो चिल्लाता है, रोकता है, और उससे क्या पूछता है कि पिछले साल जो तुम अपने गार्डन में, एक अजीब सा क्वेश्चन पूछता है उससे कि तुमने जो पिछले साल अपने गार्डन में कॉप्स यानी कि कोई लाश जो बड़ी की थी, गाड़ा था, उसको सीड की तरह उसको बता रहा है कि उसमें से कुछ निकला क्या, उसमें से कोई जो है उसमें से कुछ पौधा उगना शुरू हुआ क्या, क्या उसमें से जो है वो फूल आएंगे। तो ये क्या है, फर्टिलिटी रिचुअल्स पे एक सटायर है। ठीक है, दिस refers back to the fertility rituals mentioned earlier and detailed in Sir James George Fraser's The Golden Bough। तो यहाँ पे गोल्डन बॉग का रेफरेंस आ गया, जहाँ पे उस वक्त में क्या होता है कि एक बॉडी को या गॉड को दफनाने से एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी बढ़ती है। तो वही कह रहा है कि तुमने जो लाश को दफनाया था तो उसमें से कुछ पौधा होगा, कुछ फूल आए। ठीक है, तो उनका एलियट का कहना यह है यहाँ पे कि जो मॉडर्न डिस्ट्रक्शन है उससे भी क्या कोई नया लाइफ आएगा क्या, मीन्स उस मिथ से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इफ द फर्स्ट मॉडर्न एपैथी हैज किल्ड एनी चांस ऑफ कल्चरल रिसरेक्शन, या जो मॉडर्न एपैथी है उसका जो जमाव हो गया, मतलब अब कोई एपैथी नहीं रही लोगों में, वो एपैथी क्या जम गई है, एक जगह ठहर गई है, वो बढ़ नहीं रही है। तो क्या ये इंश्योर करता है कि अब कोई रिजरेक्शन नहीं होगा, कोई बचाव नहीं होगा, कोई जो है डेथ से रीबर्थ की कहानी जो है वो शुरू नहीं होगी, ऐसा एलियट पूछ रहे हैं इस कोट के माध्यम से। Okay, the dog far hands, that's friend to man, or with his nails will dig it up again। अब यहाँ पे जो रेफरेंस लिया गया है वो जॉन वेबस्टर की रेनेसां प्ले द वाइट डेविल से लिया गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या कोट था एक्चुअली में कि बट कीप द वॉल फार देंस दैट्स फोर टू मैन, वहाँ पे फोर टू मैन बताया गया है, यहाँ पे फ्रेंड टू मैन बताया गया है। और वहाँ पे वुल्फ था, यहाँ पे डॉग है। तो वुल्फ जो कि आदमी का दुश्मन है, तो वो स्क्रैच कर देगा किसको, तो ग्रेव को अपने नाखून से। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि डॉग को दूर रखो जो कि आदमी का दोस्त है, और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, नहीं तो वो अपने नाखून से क्या होगा, वो वापस क्या करेगा, वो डिग कर देगा किसको, तो वो जो लाश उसने जो गार्डन में छुपा के रखी थी, मींस सॉरी नॉट छुपा के बट गाड़ दिया था, किसने, स्टेस्टन ने। तो वो नैरेटर से पूछ रहा है कि उसमें से कुछ निकला क्या, कुछ पौधा होगा क्या, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा है कि उस कुत्तों को दूर रखना, क्योंकि कुत्ते क्या होते हैं, आदमी के दोस्त होते हैं, तो उसको दूर रखना, वरना वो क्या करेगा, वो अपने नाखून से उस लाश को खोद के वापस निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि वुल्फ से डॉग का जो ट्रांसमिशन उसको मतलब चेंज कर रहे हैं उसको, यानी कि कैपिटलाइज कर रहे हैं। ठीक है, द डॉग रिप्रेजेंट ह्यूमन मटेरियलिज्म। ठीक है, डॉग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मटेरियलिज्म को, सेक्युलर ह्यूमनिज्म को, और इवन डोमेस्टिसिटी दैट अनहर्ट्स थिंग्स प्री मैच्योरली कि डोमेस्टिसिटी को दिखा रहा है कि जो है क्या कहते हैं, डोमेस्टिसिटी जो है वो क्या करती है, चीज़ों को प्री मैच्योरली मतलब समय से पहले अनहर्ट कर देती है, मीन्स निकाल देती है, और उनको डिकम्पोज होने का टाइम नहीं मिलता, मतलब उनको डिकम्पोज होने नहीं देती ताकि वो वापस से किसी और चीज़ के रूप में जन्म ले सके। ठीक है,
लास्ट में वो कहते हैं कि यू हिपोक्रिट लेक्चो मोन सेम्बलेम मोन फ्रे। ये जो रेफरेंस, इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि हिपोक्रिट रीडर माई लाइकनेस माई ब्रदर, दिस इज द फाइनल, और ये फाइनल लाइन है किसका, चार्ल्स बॉडलेयर की प्रीफेस टू लेस फ्लोर द मॉल, यानी कि द फ्लावर्स ऑफ एवल का ये लास्ट लाइन है, और इसको यहाँ पे यूज किया है एज अ रेफरेंस टी.एस. एलियट ने। तो यहाँ पे ये जो पोम है वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर रही है। अब नैरेटर जो है डायरेक्ट हमारी तरफ मुड़ रहा है, हमारे रीडर्स की तरफ, कि वी कैनॉट सिट बैक एंड जज मारी, कि तुम वहाँ पे बैठ के मारी को जज नहीं कर सकते, या फिर यशवंत गर्ल को जज नहीं कर सकते। मारी जो कि पास्ट मेमोरीज को मतलब नॉस्टैल्जिया में है वो, या हियासिंथ गर्ल जिसको अपने जो लव इंटरेस्ट है उससे नंबनेस मिल रही है, पैशन नहीं मिल रहा, या फिर स्टेस्टन को आप जज नहीं कर सकते जो कि मटेरियलिस्टिक हो चुका है, ठीक है। वी आर जस्ट लाइक देम, कि हम भी उसकी तरह है, तुम उन लोग को जज मत करो उनके अपने चीज़ों के लिए। complicit in the spiritual emptiness and moral numbness of the modern westland, कि हम सब भी कहीं ना कहीं उनकी तरह ही हैं, तो उनको अब तुम जज मत करो, ऐसा जो है वो एलियट हमें कह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था वेस्टलैंड का पार्ट 1। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसके लिए इसको खोलने में अलग ही मज़ा है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश कर दो, अपने लिटरेचर वाले दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें, और ये भी कि क्या वाकई आपके हिसाब से अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।